इस समीक्षा में हम स्कूल माफिया द डार्क साइड ऑफ प्राइवेट एजुकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं, जो शिक्षा के व्यावसायीकरण पर एक कड़ा प्रहार करती है। बिल्कुल। तो बिना समय गवाए सीधे फीडबैक पर आते हैं। मतलब इसको पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज मुझे महसूस हुई वो है इसका बेहद उग्र स्वर। हाँ, वो बहुत साफ झलकता है। एकदम। लेखक ने ना सफेदपोश डाकू और मानसिक गुलामी जैसे बेहद आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप इतने उच्च भावनात्मक स्तर पर लिखते हैं तो क्या विश्लेषणात्मक पाठक इसे सिर्फ एक आक्रोश मानकर इग्नोर नहीं कर देंगे? विषय वस्तु में भावनाओं का प्रभाव बहुत मजबूत है, लेकिन तर्क और आंकड़ों के ठोस आधार के बिना यह एक तरफा लग सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि सबूतों की कमी है? बिल्कुल, यही इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब ये आपको भावनात्मक रूप से तो बहुत गहराई से जोड़ती है, लेकिन स्कूल एक डिलीवरी बेस्ड बिजनेस है या ट्रस्टीज अपनी प्राइवेट कंपनियां चलाते हैं, इन दावों को पुष्ट करने के लिए विशिष्ट डेटा पॉइंट्स की कमी है। हाँ, वो गहराई गायब हो जाती है। सही कहा। भावनाओं की अधिकता के कारण ना घोटालों की जो बारीक जांच होनी चाहिए वो पृष्ठभूमि में छिप जाती है। तार्किक श्रोताओं के बीच विश्वसनीयता स्थापित नहीं हो पाती, क्योंकि वे मजबूत दावों के पीछे मजबूत सबूत खोजते हैं। ये एक दिलचस्प समस्या है, क्योंकि एक लेखक के तौर पर जब आप किसी अन्याय पर लिख रहे होते हैं तो भावनाएं हावी हो ही जाती हैं। स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ आंकड़ों से भर देंगे तो क्या इसकी वो भावनात्मक ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी? मतलब हम इसे एक रूखे सरकारी रिपोर्ट में बदलने से कैसे रोकें? सुधार के लिए मेरा सुझाव ये है कि भावनात्मक हुक का उपयोग करने के ठीक बाद दावों को मजबूत करने के लिए विशिष्ट केस स्टडीज, कानूनी धाराओं या सत्यापित आंकड़ों को प्रस्तुत करें। अच्छा, मतलब भावनाओं को खत्म नहीं करना है, बस उन्हें तथ्यों का लंगर डालना है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब आप पाठक को भावनात्मक झटका देते हैं तो उसका दिमाग सबूत मांगता है। ठीक उसी समय ठोस डेटा दें। जैसे जब CSR फंड या ट्रस्ट के घोटालों का जिक्र हो तो केवल ये ना कहें कि ट्रस्ट पैसा बनाते हैं। तो किसी ऑडिट रिपोर्ट का गणित समझाएं। हाँ, जैसे चंडीगढ़ की उस स्कूल की रेड का उदाहरण लीजिए जो स्क्रिप्ट में है, जहां लिखा था कि सिर्फ लग्जरी गाड़ियां मिली। हाँ, वो बहुत सतही जानकारी है। इसे ऐसे लिखिए कि ऑडिट रिपोर्ट में इतने करोड़ रुपए का काला धन मिला या चैरिटी फंड से इतने लाख की 5 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। अरे वाह, इससे तो प्रभावी बदल जाएगा। बिल्कुल। एक और ठोस उदाहरण हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का है। वहां बताया गया है कि एक टीचर की कागजी सैलरी 48,500 रुपए थी, लेकिन असल में उसे 6,000 मिल रहे थे। हाँ, ये एक बेहतरीन पॉइंट था। लेकिन इसे CBSI के आधिकारिक वेतन नियमों के संदर्भ में रखकर समझाइए ना। बताइए कि कागजों पर ऑडिट के दौरान यह हेराफेरी कैसे पास हो जाती है। जब आप ऐसा ठोस गणित सामने रखते हैं तो भावनात्मक दावा एक प्रमाणित तथ्य बन जाता है। मैं समझ रहा हूँ। तो रणनीति यह है कि गुस्से को एक दिशा दी जाए। अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ कि शिक्षकों का शोषण हो रहा है तो ये एक राय है। हाँ, सिर्फ एक ओपिनियन। लेकिन अगर मैं लिखूं कि न्यूनतम वेतन नियम के बावजूद 28,500 दिखाकर 6,000 नकद दिए जा रहे हैं तो ये एक अपराध की रिपोर्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। इस तरीके से आपकी बात में एक अथॉरिटी आ जाती है। भावनाएं पाठक को दरवाजे के अंदर लाती हैं, लेकिन तथ्य उन्हें कमरे में रुककर पूरी बात सुनने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। पर जब हम इतने सारे तथ्यों, ऑडिट रिपोर्ट्स और नियमों को ले आते हैं तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। आप कॉग्निटिव लोड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सूचना का बोझ। अभी ये ड्राफ्ट मुझे एक ऐसे कमरे की तरह लग रहा है जहां जांच अधिकारी ने सारे सबूत एक ही मेज पर एक साथ बिखेर दिए हैं। सब कुछ एक साथ है? वही तो, फीस की रसीदें, यूनिफॉर्म के बिल, ट्रस्ट के दस्तावेज सब एक साथ पड़े हैं। क्या इन्हें अलग अलग विषयवार फाइलों में रखना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा? वर्तमान संरचना में कई अलग अलग मुद्दे और आरोप एक साथ गुथे हुए हैं, जिससे मुख्य तर्कों का प्रभाव बिखरने का खतरा पैदा होता है। तो ये इसकी दूसरी बड़ी कमजोरी है। एकदम। स्क्रिप्ट का प्रवाह बहुत तेजी से विषय बदलता है। ये माता पिता की मजबूरी से शुरू होकर कानूनी लूप होल पर जाता है, फिर CSR, फिर अचानक शिक्षकों की दुर्दशा पर छलांग लगाता है।
और फिर वापस यूनिफॉर्म पर आ जाता है। हाँ, ये जो रैपिड फायर दृष्टिकोण है ना, ये श्रोता को किसी एक घोटाले की पूरी गहराई को समझने का समय ही नहीं देता। पाठक सीएसआर को समझ ही रहा होता है कि बात यूनिफॉर्म के कमीशन पर पहुंच जाती है। मुझे लगता है लेखक यहाँ हर उस गलत चीज को सामने रख देना चाहता है जो सिस्टम में हो रही है, और इस जल्दबाजी में संरचना बिगड़ गई। तो इसका क्या समाधान है? सुधार के लिए सुझाव ये है कि सामग्री को स्पष्ट, तार्किक और विषयगत अनुभागों में विभाजित करें। मतलब एक मुद्दा पूरी तरह से स्थापित होने के बाद ही दूसरे विषय पर जाएं। तो चलिए इस ढांचे का निर्माण करते हैं। अगर मैं इसे मुख्य स्तंभों में बांटना चाहूं, तो पहला स्तंभ वो होना चाहिए जो अभिभावकों को सीधा प्रभावित करता है। हाँ, बिल्कुल। हम इसे उपभोक्ता का शोषण कह सकते हैं। इसमें सिर्फ फीस वृद्धि, यूनिफॉर्म और किताबों के कमीशन पर बात होगी। बहुत बढ़िया। और जब ये स्थापित हो जाए, तब हम स्कूल की इमारत के पीछे जाएं। दूसरे स्तंभ को हम पर्दे के पीछे का खेल कह सकते हैं, जहाँ ट्रस्ट के नियम और सीएसआर फंड के घोटाले का वित्तीय डेटा पेश किया जाए। एकदम सही। ये विभाजन बहुत तार्किक है। और इसके बाद तीसरा स्तंभ होना चाहिए मानवीय कीमत। इसमें हम बताएंगे कि इस हेराफेरी का इंसानों पर क्या असर हो रहा है, जैसे शिक्षकों का शोषण और बच्चों का मानसिक उत्पीड़न। और चौथा? अंत में चौथा स्तंभ सिस्टम की विफलता होना चाहिए, जहां हम बताएंगे कि सरकार और आरटीई कानून कैसे फेल हो रहे हैं। इस तरह के विभाजन से हर तर्क एक पूरा अध्याय बन जाएगा। लेकिन यहाँ मेरी एक शंका है। बताइए। अगर मैं शिक्षकों के कम वेतन वाले हिस्से को भारी फीस वाले हिस्से से अलग कर दूं, तो क्या वो विरोधाभास खत्म नहीं हो जाएगा? मतलब माता-पिता जो फीस दे रहे हैं और शिक्षकों को जो कम वेतन मिल रहा है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन संरचनात्मक रूप से अलग करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके बीच का संबंध तोड़ रहे हैं। वास्तव में ये मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। स्तंभ में माता पिता को दिखाते हैं कि उनसे कितना पैसा वसूला जा रहा है, तो वे अपने लिए गुस्सा महसूस करते हैं। दूसरे स्तंभ में आप दिखाते हैं कि वो पैसा ट्रस्ट के मुनाफे में जा रहा है। अच्छा, एक एक करके परतें खोलनी है। बिल्कुल। और फिर जब तीसरे स्तंभ में आप बताते हैं कि इतनी भारी फीस के बावजूद शिक्षकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, तो वो गुस्सा एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। ये एक लैडर ऑफ एंगेजमेंट है। मतलब हम पाठक को एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर सब कुछ पहले ही पैराग्राफ में बता देंगे तो कोई क्रमिक विकास नहीं होगा। इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ संरचना का बदलाव नहीं है, ये पाठक के मनोविज्ञान को नियंत्रित करने का तरीका है। हम उन्हें व्यक्तिगत परेशानी से निकालकर सिस्टम की खामियों तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए, अब हमने तथ्यों को जुटा लिया और उन्हें एक शानदार संरचना में ढाल दिया। तो अब हम अपने तर्कों के अंतिम परीक्षण की ओर आते हैं। कोई भी तर्क तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वो अपने विरोधियों के सवालों का सामना न कर ले। हाँ, किसी भी मजबूत तर्क को और अधिक अजेय बनाने के लिए संभावित प्रतिवादों यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का विश्लेषण और खंडन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और दुर्भाग्य से ये सामग्री इस मोर्चे पर कमजोर पड़ती है। हाँ, पूरी सामग्री ये मानकर चलती है कि अभिभावक केवल स्टेटस या सामाजिक दिखावे के गुलाम हैं। यही तो समस्या है। मतलब अगर मैं एक अभिभावक हूँ तो मुझे लगेगा कि लेखक मेरी मजबूरी को समझे बिना मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। मैं तो पलटकर कहूँगा कि मैं भारी फीस इसलिए देता हूँ क्योंकि वहाँ सुरक्षा और स्मार्ट क्लासेस मिलती हैं जो सरकारी स्कूल में नहीं है। और यही इस आलेख की तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि निजी स्कूलों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एसी बसें चलाने के लिए भारी परिचालन लागत का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, स्कूल चलाने का खर्च तो होता ही है। और जैसा आपने कहा, सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल स्थिति भी अभिभावकों को निजी स्कूलों की ओर धकेलती है। इस एक तरफा दृष्टिकोण से ये विश्लेषण कम और एक शिकायत ज्यादा लगने लगता है। बिल्कुल, अगर लेखक मुझे स्टेटस का गुलाम कहेगा तो मैं तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाऊंगा। मैं आगे के सारे आंकड़े और घोटालों को खारिज कर दूंगा। हाँ, क्योंकि आपको लगेगा कि लेखक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो हम अपनी बात भी कैसे रखें और सामने वाले को डिफेंसिव भी ना होने दे? हम इसे संतुलित कैसे करें?
इसका सुझाव बहुत सीधा है। विरोधी तर्कों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करें और फिर तार्किक रूप से उन्हें ध्वस्त करें। ये दिखाएं कि आपने दूसरी तरफ की कहानी भी समझी है, लेकिन फिर भी आपका तर्क अधिक वजनदार है। तो इसे लिखा कैसे जाए? क्या लेखक को निजी स्कूलों की तारीफ में एक पूरा पैराग्राफ लिखना चाहिए? तारीफ नहीं, बल्कि यथार्थ को स्वीकार करना। ठोस उदाहरण के लिए एक ऐसा पैराग्राफ शामिल करें जो स्वीकार करे, यह सच है कि निजी स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा देते हैं और इन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए भारी खर्च भी होता है। अच्छा, इतना कहकर हमने उनकी बात को मान्यता ले दी। हाँ, पाठक अब शांत हो जाएगा कि आपने उसकी बात सुन ली। लेकिन इसके तुरंत बाद वो मुख्य प्रहार आना चाहिए जो उस तर्क को काट दे, है ना? एकदम सही। इसके ठीक बाद आप लिखें, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या संचालन खर्च में 20% की वास्तविक वृद्धि स्कूल फीस में 200% की अंधाधुंध वृद्धि को सही ठहराती है? अरे वाह, ये अनुपात का सवाल हो गया। बिल्कुल। आप ये नहीं कह रहे कि स्कूल का खर्च नहीं बढ़ता, आप ये कह रहे हैं कि फीस में वृद्धि शुद्ध मुनाफाखोरी है। और उस स्टेटस वाले आरोप का क्या? उसे कैसे संभाले? कारण भी निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली बदलाव है ना? आप लिख सकते हैं कि जब राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विफल रहता है, तो माता पिता इस निजी बाजार में प्रवेश करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे लेखक अभिभावकों का आलोचक नहीं बल्कि उनका सहयोगी बन जाता है। वह कह रहा है कि सिस्टम ने तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिया है और तुम्हारी इस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। इस एक छोटे से बदलाव से पूरी सामग्री उपदेशात्मक से बदलकर विश्लेषणात्मक हो जाती है। कोई आलोचक ये नहीं कह पाएगा कि अरे आपने तो इस पहलू पर सोचा ही नहीं। हमने इस सामग्री की पूरी सर्जरी कर दी है। मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को समेटने का समय आ गया है। हमने इस आलेख को एक मास्टरपीस में बदलने के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर काम किया है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाना। आक्रामक शब्दावली के साथ साथ सीबीएसई के नियमों और सटीक वित्तीय आंकड़ों का लंगर डालना बहुत जरूरी है। और दूसरा अहम बिंदु था संरचना। रैपिड फायर तरीके के बजाय सामग्री को 4 स्पष्ट स्तंभों में बांटना। इससे पाठक को तर्कों का एक तार्किक विकास देखने को मिलता है। और अंत में प्रतिवादों को संबोधित करना। स्कूलों की परिचालन लागत और सरकारी स्कूलों की विफलता को स्वीकार करके ही हम अपनी बात को निष्पक्ष और मजबूत बना सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये बदलाव इस सामग्री का प्रभाव पूरी तरह बदल सकते हैं। हम लेखक के साहस की सराहना करते हैं। श्रोता से हमारा अनुरोध है कि वे इन सुझावों को अपनी स्क्रिप्ट में लागू करें और फिर अपना ड्राफ्ट हमें दोबारा जरूर भेजें। हाँ, हमें इसका इंतजार रहेगा। जब आप तथ्यों की नींव पर एक स्पष्ट संरचना के साथ विरोधियों का जवाब देते हैं, तो आप केवल आलोचना नहीं कर रहे होते, आप व्यवस्था बदलने का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। आज के लिए इस समीक्षा में बस इतना ही।